Good evening, all of you. Good evening, all of you. आवाज आ रही है आपको? हम्म, Good evening, all of you. हाँ जी करण, आवाज आ रही है आपको? आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। ठीक है, देखिए, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 applicable to all companies, applicable to all companies, including foreign company। जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, कारो बेसिकली है क्या? 2016 कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 एप्लीकेबल सारी कंपनियों के ऊपर है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, लैपटॉप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा उसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ।
कोड आपने चेंज नहीं किया है? मैंने कुछ नहीं किया। चेंज करा हुआ है? ठीक है। अब मैं साइड में रहूँ बाकी पूरी स्क्रीन। देखिए जी, टॉपिक है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल सारी कंपनियों के ऊपर है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। एप्लीकेबल सारी कंपनीज के ऊपर है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 में हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर बात बड़े ध्यान से सुनना प्लीज। देखिए, ये एक समराइज नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर करे हैं इसके रिगार्डिंगली, तो इसमें से मैं सारा कवर कर देता हूं, ध्यान सुनना प्लीज। ये सारा रेलेवेंट पार्ट है हमारा। देखिए, कारो बेसिकली क्या है, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। पहले क्या था, 2003 आया, उसने रिप्लेस करा 2015 को, 2015 ने रिप्लेस करा 2016 को। नाउ एप्लीकेबल टू यू इज कारो 2016। एक सेक्शन है कंपनी एक्ट का 143 सबसेक्शन 11, जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 gives power to central government in consultation with the national financial reporting authority to issue orders for additional reporting in audit report to company auditors। कंपनी ऑडिटर को एक ऑर्डर पास करो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी। मैं आपको सुना, जैसे 143 सबसेक्शन 11 gives power to central government to issue orders to auditors regarding the additional रिपोर्टिंग। मतलब बेसिकली क्या है, 143 सबसेक्शन 11 गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डर्स टू ऑडिटर्स। ऑडिटर को इश्यू ऑर्डर करे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिल रही है? 143 सबसेक्शन 11 से। वो पावर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करेगी रिगार्डिंग द एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर्स, रिगार्डिंग द एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर। जैसे यहां पे मैंने लिखा भी है कि 143 subsection 11 gives power to central government in consultation with the national financial reporting authority issue order for additional reporting in audit report to company's audit। कंपनी के ऑडिटर को एक ऑर्डर पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जिन चीजों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हमें एडिशनल रिपोर्टिंग करवानी है ऑडिटर से। आप ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिटर बनाएगा ही बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर से चाहती है कि वो भी रिपोर्टिंग करे, तो वो मैटर इस रिपोर्ट के अंदर कवर होंगे, वो मैटर इस ऑर्डर के अंदर कवर होंगे। जैसे एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता हूं मैं आपको। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, इट्स अप्लाइड टू एवरी कंपनी, क्या हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी अंडर सेक्शन 8 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज चैरिटेबल पर्पस, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है, इन सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी सारी रिपोर्टिंग अपनी करते हैं गवर्नमेंट को,
एडिशनल रिपोर्टिंग करते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, इसीलिए इनके ऊपर ये रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली। कारो रिपोर्ट जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, बट नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी सेक्शन 8 वाली जो लाइसेंस कंपनी है चैरिटेबल पर्पज के लिए। 1% कंपनी स्मॉल कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी में कब एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो ये कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन प्राइवेट कंपनी के ऊपर है बेसिकली, जिनकी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 1 करोड़ से कम है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। मतलब हर तरह से छोटी है ये कंपनी। प्राइवेट कंपनी अगर इन लिमिट्स के अंदर है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी के पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लोन आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से कम है तो एप्लीकेबल नहीं है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो एप्लीकेबल नहीं है। रेवेन्यू 10 करोड़, रेवेन्यू मतलब टर्नओवर जो डिस्क्लोज करी है आपने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली, रेवेन्यू जो डिस्क्लोज करा है आपने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली, उस पर एप्लीकेबल। 10 करोड़ से कम है रेवेन्यू तो एप्लीकेबल नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल है। साल में किसी भी दिन, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल में कभी भी अगर आप में इन तीनों में से लिमिट को वायलेट करते हो, वायलेट मतलब अगर आप ये रूल तोड़ते हो, मान लो आपके लोन आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ 1 लाख हो जाते हैं तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तीनों ही तीनों। ऐसा नहीं कि आप एक सेटिस्फाई कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे, सारी की सारी। मैंने आप प्लस लिखा है, आप एंड लिख सकते हो, दिस एंड दिस एंड दिस, तीनों की तीनों एप्लीकेबल होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, नॉन कारो रिपोर्टिंग किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, कंपनी सेक्शन 8 वाली, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। बट कंडीशन कहां पे है? कंडीशन बेसिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंडीशन एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंडीशंस है। प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल कब नहीं है? अगर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ है उससे कम है तो एप्लीकेबल नहीं है। लोन आउटस्टैंडिंग अगर 1 करोड़ से कम है, रेवेन्यू टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एज डिस्क्लोज, रेवेन्यू एज डिस्क्लोज इन द शेड्यूल 3, रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन द शेड्यूल 3, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है इनको। तीनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है तो ये प्रोविजंस आपकी कंपनी पे नहीं लगेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट करोगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी कंपनी को। अब पॉइंट आता है कि पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, रिजर्व में क्या आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कि रिजर्व में हर तरह के रिजर्व आएंगे, चाहे कैपिटल हो, चाहे फ्री हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, हर तरह के रिजर्व आएंगे, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, सब आएंगे। माइनस कर देना डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट, माइनस कर देना डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट। अगर कोई लॉस हुआ, पी&एल का लॉस है, डेबिट बैलेंस लॉस है ना, अगर एसेट साइड पे लॉस है, डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट का वो माइनस करना आपने। लोन आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा? लोन वो सारे आएंगे जो आपने बैंक या इंस्टीट्यूशन से लिए, बस लोन या जो आपने बैंक या इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आपने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से लोन लिया तो नहीं आएगा, ठीक है ना। कहां से लिया होना चाहिए? बैंक या इंस्टीट्यूशन से। यहां तक आपको याद रखना है। कारो एप्लीकेबल सब पे है, हर कंपनी पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन, पर इन पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक निमोनिक सा आप याद रखिए, IB कॉप्स, IB कॉप्स, IB कॉप्स। I फॉर इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है कारो, B फॉर बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, C फॉर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, O फॉर 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी, S फॉर स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, P फॉर प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी की कंडीशन है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व की कंडीशन है, लोन आउटस्टैंडिंग कंडीशन है, लोन आउटस्टैंडिंग की कंडीशन,
उसके बाद रेवेन्यू की कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये वर्ड याद रखना है बस, IB कॉप्स, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कारों। इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी सेक्शन 8 वाली, O फॉर 1 पर्सन कंपनी एंड P फॉर प्राइवेट कंपनी, जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है एज फॉर स्मॉल कंपनी। आगे मैं आपको बताता हूं। अब बात आती है कारों, तो हमें पता लग गया, हमें यह पता लग गया कि कारों किसको लगती है और किसको नहीं लगती, कारों किसको लगती है और किसको नहीं एप्लीकेबल। अब मैटर कौन से कवर होंगे कारों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इश्यू। कौन कौन से मैटर्स कवर करना है रिपोर्टिंग के अंदर। ऐसा है, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा किसी भी कंपनी का, तो ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो वो चेकिंग करेगा ही करेगा। ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर उस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है, तो ऑडिटर की एक एडिशनल ड्यूटी बनती है कि वो कारों के मैटर को भी चेक करे। अगर उसको कहीं पे वायलेशन लगती है तो उसको भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करे कि एज पर कारो 2016 पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 3, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड इज नॉट मेंटेन्ड बाय द कंसर्न, सेल परचेज नॉट शोन इन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, जो भी आपको डिस्प्यूट लगता है, डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई गलती मिलती है, वो सब आप रिपोर्ट करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट। ये एडिशनल रिपोर्टिंग है। एडिशनल का मतलब वो तो काम करो ही करो, साथ में एडिशनल ये मैटर को भी रिपोर्ट करना है आपने। और बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट, फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा फिक्स्ड एसेट। टोटल सिंपल से पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा प्रॉपर रिकॉर्ड्स है या नहीं। पहली बात, रिकॉर्ड्स क्या, सिचुएशन वाइज, क्वांटिटी वाइज सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। फिजिकल वेरीफाई करना, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, और कंपनी के नाम पे होना चाहिए सारा कुछ, कंपनी के नाम पे होने चाहिए। अगर एसेट है तो उसके बिल कंपनी के नाम पे होने चाहिए। फिक्स्ड एसेट में ये सारे मैटर ना मैंने इधर भी आपको दिए हैं, ये सारी चीजें मैंने इधर भी कवर करके आपको दी हुई है कि कंपनी को प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने हैं, सारे क्वांटिटी वाइज, सिचुएशन वाइज फिक्स्ड एसेट वेरीफाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइटल डीड सारा देखना। मतलब यहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो सारे पॉइंट्स ना। ठीक है, देखिए फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, सिचुएशन क्वांटिटी वाइज, फिजिकली वेरीफाई करना, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैनेजमेंट से बात करना उसके रिगार्डिंग, और कंपनी के नाम पे होना चाहिए सारा कुछ। ये पहला पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड है इन्वेंट्रीज, सेकंड है इन्वेंट्रीज। फिजिकली वेरीफाई करो, रीजनेबल, कुछ कुछ टाइम बाद आप इन्वेंट्री चेक करते रहो। फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस होती है, उसकी ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करी गई है वो चेक करो। मैटर डिस्क्रिपेंसी नोटिस, मटेरियल मैटर से या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आपको मिलती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सबसे ज्यादा फ्रॉड फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंट्री में करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसके रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर इनके रिकॉर्ड्स में कहीं तरह की आपको प्रॉपर अप टू डेटेड नहीं मिलते, तो आपको इसके अंदर रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी है ऑडिटर को। मैंने आपको भी 2 पॉइंट बताया, फिक्स्ड एसेट का भी प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, इन्वेंट्री का भी प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट फिजिकली वेरीफाई करोगे, इन्वेंट्री को फिजिकल वेरीफाई करोगे। फिक्स्ड एसेट के नाम कंपनी के नाम पे होने चाहिए बिल जो है, इन्वेंट्री भी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, बट इन्वेंट्री आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद चेक करोगे ज्यादा के बार बार, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करिए वो चेक करोगे। थर्ड आता है लोन टू पार्टीज कवर्ड अंडर रजिस्टर। अगर कंपनी ने लोन दिया है किसी को, उसका रजिस्टर मेंटेन होगा एज पर सेक्शन 189। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाएगी कि इन शर्तों पे हम लोन देते हैं, और वो प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए। प्रिजुडिशियल मतलब कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी के पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। उसकी प्रॉपर, अगर आपने लोन दिया भी है किसी को, तो प्रॉपर पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे वो चेक करो। इस अमाउंट अगर ओवरड्यू है तो 90 दिन से ज्यादा है, तो उसके रीजनेबल स्टेप्स कंपनी ने लिए नहीं लिए वो भी चेक करने पड़ेंगे ऑडिटर को। लोन टू पार्टीज के अंदर सेक्शन है 189, टर्म्स एंड कंडीशन देखो कि कौन सी शर्तों पे लोन दिए जा रहे हैं सबको। अगर लोन दिए हैं तो प्रिजुडिशियल तो नहीं है, किसी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन तुमने दिया और किसी की इंस्टॉलमेंट में 2-3 महीने का तो गैप नहीं रख दिया,
ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशन सबके साथ सेम होनी चाहिए, पहला पॉइंट। आप रेगुलर रिसिप्ट आ रही है नहीं आ रही वो चेक करो। अगर अमाउंट 90 दिन से ज्यादा हो जाता है लोन का, जो आपने पैसा दिया वो ड्यू हो जाता है, तो उसके रीजनेबल स्टेप्स कंपनी ने क्या लिए हैं, दैट विल ऑल्सो चेक बाय द ऑडिटर। नेक्स्ट है लोन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको कंप्लायंस 185 186 की चेक करनी है। अगर नॉन कंप्लायंस मिलती है आपको तो आप रिपोर्टिंग करो, लोन या इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको यहां से भी चेक कराता हूं। 185 186 लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी 185 186 प्रोविजन लेंगे अगर इसकी डिटेल फुलफिल नहीं करी। अब देखो ना, लोन इन्वेस्टमेंट करी हुई है कंपनी ने, किसी को गारंटी दी हुई है कंपनी ने, ठीक है ना, गारंटी लोन सिक्योरिटी, ठीक है ना। वो गारंटी का प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। किन किन सिचुएशन में गारंटी दी जाती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट कैसे करी है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, उसकी डिटेल, लोन दिया है तो किस रिस्पेक्ट में दिया। तो मतलब 185 और 186 की कंप्लायंस पूरी करना। अगर कहीं वायलेशन लगती है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैटर। 4 पॉइंट मेरे कवर हुए हैं। पहला पॉइंट फिक्स्ड एसेट, दूसरा पॉइंट इन्वेंटरी, तीसरा पॉइंट लोन, तीसरा पॉइंट था हमारा लोन टू डायरेक्टर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, लोन टू डायरेक्टर एंड इंटरेस्टेड पार्टी। मतलब ये जो पॉइंट था लोन टू डायरेक्टर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, थर्ड पॉइंट, मतलब जो पार्टीज है वो इंटरेस्टेड पार्टी या डायरेक्टर्स है, ये जनरल लोन है, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। अगर कंपनी आपकी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो चेक करो आरबीआई की गाइडलाइंस पूरी कर रहे हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के रूल्स रेगुलेशन फुलफिल है, कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशन फुलफिल है, एनी अदर एक्ट जो लगता है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ऑर्डर, ये है ना इधर ऑर्डर्स, ई आगे गलती से स्पेलिंग ठीक कर लेना, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स बाय कंपनी लॉ बोर्ड आरबीआई कंप्लाइंट। अगर कोई ऑर्डर इशू करे हैं कंपनी लॉ बोर्ड ने, ट्रिब्यूनल ने, आरबीआई ने, वो फुलफिल करे या नहीं करे वो चेक कर रहे हैं। कंपनीज अगर एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट तो आरबीआई की गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934 के रूल्स रेगुलेशन फुलफिल होने चाहिए, कंपनी एक्ट की रूल रेगुलेशन प्रोविजन फुलफिल करो, कोई और एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो उसको फॉलो करो, ठीक है ना। एंड मोर ओवर अगर कोई ऑर्डर इशू करे गए हैं रिगार्डिंग कंपनी लॉ बोर्ड, रिगार्डिंग, ठीक है ना, रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द पब्लिक डिपॉजिट्स, आरबीआई ने कोई ऑर्डर इशू करे तो उसको कंप्लायंस होनी चाहिए, उसकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट आता है कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है कंसर्न्स को अगर, तो मैंडेटरी फुलफिल होने चाहिए। मैंडेटरी मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपरली आपके अप टू डेट एंड प्रॉपर होने चाहिए। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको मैंडेटरी करा है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करो। अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करोगे तो उसके अंदर क्या शो करोगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी। मटेरियल की कंजप्शन कितनी है प्रॉपर, लेबर की डिटेल पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, और कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं तो वो सारे डिटेल दिखाओ। मतलब प्रॉपर क्लासिफाई करो कॉस्ट के रिकॉर्ड। अगर मैंडेटरी है तो कंसर्न को मैंडेटरी अप्लाई करने पड़ेंगे, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद स्टैट्यूटरी ड्यूज, सेवंथ पॉइंट है स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब लीगल पेमेंट्स, आपकी जो लीगल एज पर लॉ पेमेंट्स है, तो वो रेगुलर है डिपॉजिट में पेमेंट्स। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज कोई है तो वो बताओ, अगर नहीं है एक्सटेंट ऑफ एरियर्स कितने हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है अभी पेमेंट जो आपने नहीं करी, कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहा है, और अगर स्टैंड कर रहा है 6 महीने से पुराना है तो उसको अलग से दिखाओ, टू बी रिपोर्टेड इफ डिस्प्यूट अमाउंट एंड फॉर्म। ऐसा है, जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं उनके रिगार्डिंगली आपको रेगुलर डिपॉजिट कराना पड़ेंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है ना, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, पीएफ, ये सारे के सारे प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी हो गई, जो भी ड्यूटीज है सारी की सारी, ये ड्यूज गवर्नमेंट के आपको टाइमली जमा कराने चाहिए। अगर टाइमली जमा हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे, अगर डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है,
अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज इफ नॉट एक्सटेंड, कितने एरियर है आउटस्टैंडिंग वो चेक करो। बैलेंस शीट में अगर डिस्क्लोज करें तो 6 महीने से ज्यादा के हैं या कम के हैं वो दिखाओ वहां पे। अगर डिस्प्यूट है तो क्या किस नेचर का डिस्प्यूट है, अमाउंट क्या, उसका फॉर्म क्या, बताओ सारा। मतलब ऑडिटर को ये सारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर डिफॉल्ट मिलता है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्टेड, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, अगला आता है डिफॉल्ट। मैंने यहां वर्ड लिखा डिफॉल्टेड। डिफॉल्टेड मतलब अगर कंपनी ने किसी की रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट करा, रीपेमेंट में अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है, रीपेमेंट मतलब किसी से कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बैंक या इंस्टीट्यूशन या डिवेंचर होल्डर अगर है तो उसका अमाउंट और पीरियड बताओ, कब कितना अमाउंट था और कितने पीरियड से चल रहा है। डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ बैंक, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर, अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, पीरियड बताना पड़ेगा। डिफॉल्ट इन द पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म लोन। टर्म लोन एंड मनी रेंज फ्रॉम पब्लिक ऑफर। जिस पर्पस के लिए टर्म लोन लिया है कंपनी ने, जिस पर्पस के लिए कंपनी ने पैसा रेज करा है, क्या उस पर्पस के लिए पैसा लगाया गया है, नहीं लगाया गया। अगर इफ नॉट नहीं लगाया गया तो डिटेल बताई जा रही है, अगर नहीं लगाया गया तो डिटेल देनी चाहिए। फ्रॉड, इफ रिपोर्टेड यस देन नेचर एंड अमाउंट। अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट करा गया है तो उसका नेचर और उसका अमाउंट बताना पड़ेगा। मैंने यहां पे भी लिखी है बातें। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर्स, कंपनी ने फ्रॉड करा है या कंपनी के ऑफिसर ने कंपनी के साथ भी फ्रॉड करा है, एम्प्लॉय ने करा, अगर वो नोटिस होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसका नेचर क्या है, उसका अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सारा बताना पड़ेगा। फ्रॉड मतलब कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, उसका नेचर, अमाउंट, वो सब बताना पड़ेगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा 197 की कंप्लायंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 पूरी है या नहीं है। 197 सेक्शन की कंप्लायंस पूरी है या नहीं है। एंड शेड्यूल 5 फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, अमाउंट और रिकवरी के स्टेप्स क्या है बताता हूं, मैं समझाता हूं बात क्या है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट का दे सकते हो आप, मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट का। बट अगर कंपनी ने ज्यादा पे कर दिया है तो कंपनी को रिफंड लेना पड़ेगा अपने मैनेजरियल पर्सनल से, और रिफंड लिया गया नहीं लिया गया ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को लिमिट चेक करनी पड़ेगी, विद इन द लिमिट है, ठीक है, नहीं है विद इन द लिमिट, आप अगर एक्सेस किया हुआ है तो वो वायलेशन है 197 सेक्शन की, तो वायलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने उसकी रिकवरी के क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए, ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमेशा मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी में क्या बेसिकली चेक करा जाएगा, ये बेसिकली प्रोविजन एप्लीकेबल ही निधि कंपनीज पे है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, जिनके नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट्स 1:20, मतलब नेट ओन्ड फंड्स 1, डिपॉजिट्स 20, एंड 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम चार्ज वाले 10% डिपॉजिट होने चाहिए। ऑडिटर शुड केयरफुली स्टडी द प्रोविजन। ऑडिटर को इसके रिगार्डिंगली निधि रूल 2014 पढ़ने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करना पड़ेगा। और ये पॉइंट एप्लीकेबल निधि कंपनी पे स्पेसिफिकली, हर तरह की कंपनी में नहीं होगा चेक। ये आपको वहां चेक करना है नेट ओन्ड फंड्स कितने हैं, नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट 1:20 आइडल है, एंड 10% फ्री फ्रॉम, लिखा है यहां पे फ्री फ्रॉम चार्ज, 10% का टर्म डिपॉजिट अलाउड है। ऑडिटर को केयरफुली प्रोविजंस को चेक करना पड़ेगा निधि रूल्स 2014 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अगर वायलेशन है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। इतना मटेरियल आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, रिलेटेड पार्टी मतलब जिनका कंट्रोल है, होल्डिंग सब्सिडरी, कॉमन डायरेक्टर, कॉमन पार्टनर, इस तरह से,
अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188, इनकी कंप्लायंस चेक करो कि कंप्लायंस पूरी है या नहीं है। डिस्क्लोजर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई वायलेशन है तो, और इवन अगर नहीं भी वायलेशन तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टीज के बारे में। अब सुनना ध्यान से, 188 सेक्शन बात करता है कि जितनी ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं जो उनकी आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं है, आर्म्स लेंथ मतलब मार्केट प्राइस पे नहीं हो रही ट्रांजेक्शन, नॉर्मल प्राइस पे नहीं हो रही, उनको कम चार्ज करा जा रहा है या ज्यादा चार्ज करा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल प्राइस चार्ज नहीं हो रहा है, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की परमिशन चाहिए होती है, वो ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांजेक्शन एक्सीड करते हैं अपनी लिमिट से तो अप्रूवल मेंबर्स की भी लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इज ऑल्सो ऑब्टेन इन द जनरल मीटिंग, और वो शेयर होल्डर की अप्रूवल आपको जनरल मीटिंग के अंदर लेनी पड़ेगी। अगर ट्रांजेक्शन एक्सीड करती है लिमिट से, अप्रूवल बाय मेंबर इज ऑल्सो ऑब्टेन इन द जनरल मीटिंग। अगर कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना रखी है, देखो ये जो मैंने बात बोली 188 सेक्शन बोलता था, 177 कहता है कि अगर कंपनी ने एक ऑडिट कमेटी बना रखी है अपने एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एज पर सेक्शन ऑफ 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, रिलेटेड पार्टी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, इसमें आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑडिट कमेटी से। इसको सम अप करता हूं मैं 13 पॉइंट को, रिलेटेड पार्टी दो सेक्शन की कंप्लायंस पूरी करके रिलेटेड पार्टी 177 188 188 कहता है जितनी भी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज करें अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुई है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं, आर्म्स लेंथ मान के चलो आप मार्केट प्राइस की बात हो रही है कि अगर प्राइस बहुत कम चार्ज किया गया है, इस तरह से इन्फ्लेट करा गया, इन्फ्लेटेड प्राइस है, अगर ट्रांजेक्शन एक्सीड करती है एक लिमिट से तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर से, इज आल्सो ऑब्टेन इन द जनरल मीटिंग, वो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में मेंबर से। अगर कंपनी के अंदर ऑलरेडी 177 के अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई पड़ी है तो ऑडिट कमेटी की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो लिए रिलेटेड पार्टी के लिए, नहीं ली वो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। 14 पॉइंट आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट, कंप्लायंस विद सेक्शन 42। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है, कंपनी ने अपने ग्रुप या क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को कुछ प्रेफरेंस दिया, उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर इशू करे या प्राइवेटली किसी ग्रुप को या क्लास ऑफ पर्संस को इशू कर दिए, कंप्लायंस विद सेक्शन 42 करनी है डिटेल। अगर नहीं है, इफ नॉट यूज्ड फॉर स्टेटेड पर्पस, कंपनी में एक प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी कर सकती है थ्रू इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, कंपनी कर सकती है इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बट प्रॉपर ऑफर लेटर जाएगा उसके, वो चेक करो आप सारी कंप्लायंस, ऑफर लेटर गया नहीं गया, टाइमली गया नहीं गया, पैसा जो आया है वो उस पर्पस के लिए यूज करा नहीं करा, वो सारा चेक करना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की में कंप्लायंस सेक्शन 42 की पूरी करनी पड़ेगी, अगर कहीं वायलेशन है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है अदर देन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसमें आपने 192 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 की कंप्लायंस पूरी करनी है। आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मतलब एसेट्स अदर देन कैश, मतलब एसेट ले लिया, कंपनी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है विद द डायरेक्टर पर्संस कनेक्टेड विद हिम, अगर करा है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनी एक्ट वो फुलफिल है या नहीं। अगर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर, कंपनी ने कोई डायरेक्टर के साथ या किसी पर्सन कनेक्टेड पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट करा है, अगर करा है तो उसके प्रोविजन 192 फुलफिल हुए या नहीं हुए वो चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने डायरेक्टर को शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दी है अदर देन कैश, तो वो जो अदर देन कैश है वो चीज कंपनी ने रिसीव करी है एसेट्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, वो रिसीव करी है नहीं करी वो चेक करी जाएगी, और प्रॉपर ट्रांजेक्शन एंटर करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं, वो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन विद सेबी इफ रिक्वायर्ड, अगर कंपनी में रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन विद सेबी वेदर ऑब्टेन और नॉट, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी सेबी के बाद, अगर नहीं आरबीआई के बाद, सॉरी अगर आरबीआई के बाद नहीं कराओगे तो बिना विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप काम नहीं कमेंस कर सकते, अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते,
non-banking financial corporation. Auditor shall obtain a copy of such a certificate from the company. ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंपनी से कि कंपनी ने सारी रजिस्ट्रेशन, सारी कंप्लायंस आरबीआई की फुलफिल करी या नहीं करी. ये 16 पॉइंट्स है बेसिकली. ठीक है. लास्ट में वही है 16 पॉइंट है. लास्ट मैंने बस ये बताया रीजन टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर. हाँ, अगर आप कोई क्वालिफिकेशन लगाते हो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर, ऑडिटर जब कारों की सारी मैटर चेक कर रहा होता है तो अगर उसको लगता है कि कहीं नेगेटिविटी है, कहीं गलत है, तो ऑडिटर को उसको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि आप क्वालिफाइड रिपोर्टिंग दे रहे हो या अनफेवरेबल दे रहे हो या एडवर्स दे रहे हो, डिस्क्लेमर ओपिनियन. ये पार्ट हम स्टैंडर्ड है 700 स्टैंडर्ड 705 उसके साथ में क्लियर करूंगा. ऑडिटर को रीजन देने पड़ेंगे बेसिकली. अगर मैं कहता हूं कि ये चीज गलत है तो उसके रीजन डालने पड़ेंगे कि इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेक्शन कहता है इसलिए गलत है, तो रीजन देने पड़ेंगे. रिपोर्टिंग करते वक्त आपको फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं बताना, आपको रीजन भी देने पड़ेंगे. वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के. अभी बस आप ये देखो, और छोटी छोटी टर्म्स जो हमने यूज करी है वो यहां बताई गई है. आगे जाके किस तरह के रिजर्व आएंगे, ये सारा पार्ट मैंने कवर कर दिया आपको इस नोट से, हैंड रिटन से. ठीक है ना. इसको एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है ना. है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है. मैं कुछ मिनट्स के अंदर एक बार समराइज कर देता हूं. कारो 2016 आपको एप्लीकेबल है इस एग्जाम्स के अंदर जो आप एग्जाम में अपियर होंगे. ठीक है. सेक्शन है 143 सबसेक्शन 11 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ एनएफआरए. कुछ एडिशनल मैटर के ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहती है रिपोर्टिंग करना तो वो ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर से रिपोर्टिंग करा सकती है. सबके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. आईबी कॉप्स मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी. आईबी इंश्योरेंस बैंकिंग पे एप्लीकेबल नहीं है. कॉप्स कंपनी सेक्शन 8 वाली पे एप्लीकेबल नहीं है, चैरिटेबल. ठीक है. ओ मतलब 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है. पी मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो एप्लीकेबल नहीं है, अगर ये वॉयलेट करेगी तो एप्लीकेबल. स्मॉल कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है. फिर मैंने आपको रिजर्व में क्या था, सारे रिजर्व आएंगे. ये डेबिट बैलेंस का नाम का माइनस होगा. अप टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व होंगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व. लोन सारे आएंगे जो बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लिए. और ये 16 पॉइंट्स जो सारे कवर होंगे. फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, लोन, लोन टू पार्टीज कवर्ड अंडर रजिस्टर 189 जो मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी. 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट को आप क्लियरली लिख लेना. डायरेक्टर है इंटरेस्टेड पार्टी, लोन टू डायरेक्टर्स है बेसिकली, लोन टू डायरेक्टर्स. लोन इन्वेस्टमेंट अदर्स आ गए. कंपनी जो एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ गए, सिक्योरिटीज आ गए, डिफॉल्ट इन द पेमेंट, टर्म लोन एंड मनी रेज टू पब्लिक ऑफर, फ्रॉड एंड मैनेजिंग रेमुनरेशन, निधि कंपनी, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. ये सारे के सारे मैटर 16 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे. ये 16 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. कारो वाला टॉपिक इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपको. बस ये 3 पेज मैंने कवर कर दिए, पेजेस मैंने आपको सेंड कर दिए. ठीक है. इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट्स होंगे तो मेरे से पूछना. नेक्स्ट क्लास में पहले मैं यही कवर करूंगा. और अगला चैप्टर मैंने शुरू कराना है आपको वाउचिंग. अगला चैप्टर मेरा जो होगा आपका, जो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू कराऊंगा, वाउचिंग. वाउचिंग को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है. वाउचिंग हमारा 5th चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है. आप एक बार कारो रिपोर्ट जो मैंने आज कराई है वो एक बार गो थ्रू करना. उससे रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज मेरे को बताना. ठीक है. ठीक है जी. थैंक यू जी.